24 नवंबर को भोपाल में रामधुन गाकर दिग्विजय करेंगे प्रदर्शन। निशाने पर रामेश्वर शर्मा या बीजेपी। इस बार दिग्विजय की बड़ी तैयारी। भोपाल के कोलार विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की कथित वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। दावा है कि कलखेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेसियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आया था, कुछ करके गया, और खड़े हो भी मत जाना। हाँ, कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो। इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया, जिसे दिग्विजय सिंह ने शेयर किया। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कांग्रेसी हूँ, जिसमें ताकत हो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूँ, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए 1 घंटे तक रामधुन करूंगा। दिग्गी राजा के इस ट्वीट पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने डिजिटल पोस्टर भी जारी कर दिया। यानी 24 को भोपाल में सियासी रामधुन गाकर कांग्रेस रामेश्वर शर्मा की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी में है। महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुरानी विधानसभा में माल्यार्पण करेंगे कांग्रेसजन, और उनके साथ पैदल मार्च रामेश्वर शर्मा जी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर के निवास तक पदयात्रा करेंगे। वहाँ रामधुन की जाएगी और बैनर भी रहेंगे कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे घुटने तोड़ो। और अब देखते हैं कि रामेश्वर शर्मा जी कितने कांग्रेसियों के घुटने तोड़ते हैं। ये चैलेंज है उनको। हालांकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट का रामेश्वर शर्मा ने भी ट्वीट से ही जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैं तो धन्य हो गया कि मेरी वजह से आप प्रभु श्री राम का भजन करेंगे। 24 को श्री राम धुन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। मैं आपको श्री रामचरितमानस भेंट करूंगा। दिग्विजय और रामेश्वर शर्मा के बीच सियासी अदावत पुरानी है। दिग्विजय के बयानों पर अक्सर रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया भी जग जाहिर रही है, लेकिन इस बार दिग्विजय ने रामेश्वर को घेरने का मूड बनाया है और इसके लिए उन्होंने गांधी और राम का सहारा भी लिया है। नमस्कार, मैं हूं सुहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है दिग्विजय की रामधुन। आमतौर पर हिंदुत्व के बयान पर दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। आए दिन बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा उनकी घेराबंदी भी करते दिखते हैं, लेकिन इस बार रामेश्वर शर्मा अपने कथित बयान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर हैं और दिग्विजय सिंह उनकी घेराबंदी करने जा रहे हैं। सवाल बयान का है, सवाल राजनीतिक सौहार्द का भी है, सवाल गांधी और राम का भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। रामेश्वर शर्मा के बयान के मायने तलाशने की कोशिश करेंगे और दिग्विजय सिंह उस पर जो जवाब देने 24 नवंबर को जा रहे हैं, उस तारीख और उस तरीके पर भी हम चर्चा करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े उन मेहमानों से जो आज का मुद्दा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सनवर पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना चेहरा हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है संदीप साहब आपका भी। आमतौर पर जब हम अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं तो जो न्यूट्रल अंपायर होते हैं उन्हीं के साथ चर्चा शुरू करते हैं, उनकी ओपनिंग कमेंट के साथ। लेकिन आज का मुद्दा दरअसल एक बयान के ऊपर केंद्रित है, तो सोचता हूं कि उस बयान को लेकर पहले अपने उन 2 सियासी मेहमानों से एक ओपनिंग टिप्पणी ले लूं, उसके बाद संदीप साहब आपके पास आता हूं। सनवर पटेल साहब, शुरुआती बयान बीजेपी की तरफ से आया था, वो बयान आपने रिपोर्ट के जरिए सुना होगा, कांग्रेसी इधर आए तो घुटने तोड़ दो। कितने इस बयान के साथ आप खड़े हैं, या फिर इस बयान पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है? देखिए सुहेल जी, बहुत ही स्पष्ट इसमें है कि ये वीडियो एडिट किया हुआ वीडियो है, और ये पहला वीडियो नहीं है जिसको एडिट किया गया है। आज से पहले भी तमाम प्रकार के वीडियोस को एडिट करके और जनता को भ्रमित करने का कांग्रेस प्रयास करती आई है, लेकिन जनता इनके भ्रम में कभी नहीं आई। देखिए 4 दिन पहले
जब रेलवे स्टेशन का उद्घाटन था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का के वीडियो को किस प्रकार से काट पीट करके और चलाने का प्रयास किया, और फिर बाद में जब सारा वीडियो सामने आया तो पोल खुल गई। तो तमाम इस प्रकार के वीडियो को एडिट करके चलाना कांग्रेस की परंपरा रही है, इनका इतिहास इस प्रकार का बन गया है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सम्मानित रामेश्वर शर्मा जी भी बोल चुके हैं कि ये एडिट वीडियो है, ये असल वीडियो नहीं है। तो ये एडिट वीडियो है, इस प्रकार की भाषा हमारे रामेश्वर शर्मा जी ने नहीं कही। चलिए, शब्द बदल दिए गए या फिर आगे पीछे के वाक्य हटा दिए गए, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। बहरहाल आपके ओपनिंग कमेंट के लिए शुक्रिया। मिथुन अहिरवार साहब सुन रहे थे सनवर पटेल साहब ने, हालांकि जिस बयान को लेकर आज का मुद्दा हमने बनाया और उस पर चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों को बुलाया, स्टूडियो तक बुलाया, उस वीडियो की सत्यता पर ही सनवर साहब ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी आपका ओपनिंग कमेंट चाहूँगा। देखिए, सत्यता पर सवाल खड़े कर करके उन्होंने रामेश्वर शर्मा जी की बातों को झुठला दिया, जो ये इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि वीडियो मेरा ही है और मेरी वजह से दिग्विजय सिंह जी रामधुन करने जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं कि कांग्रेसियों के घुटने तोड़ दो, दिग्विजय सिंह यहाँ आया था, इस टोन में जो लोग बात कर रहे हैं, अकेले में मिलते हैं तो उन्हीं दिग्विजय सिंह जी के घुटनों को पकड़ करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये उनका कद है। और भारतीय जनता पार्टी की जो काटने और बांटने की राजनीति है, जो हिंसा की उपासक भारतीय जनता पार्टी है, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो देश की जनता की, लोकतंत्र के अंदर रहने वाले अधिकारों को उठाने वाले लोगों के खून की प्यासी है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके के बयानों का आना ये कोई नई बात नहीं है। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने 3300 किलोमीटर की नर्मदा मैया की यात्रा की। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके राधोगढ़ के किले में 9 मंदिर हैं जिसमें से 3 में अखंड ज्योत जलती है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने हमेशा अपने राम और अपने धर्म को कभी सामने नहीं रखा, जिन्होंने हमेशा संविधान की बात की, जिस संविधान से भारतीय जनता पार्टी डरती है, जिस संविधान को बदलना चाहती है, तो उन्होंने चुनौती दी कि अगर आप में हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब घुटने तोड़ने तो छोड़िए, हाथ लगा करके दिखाइए दिग्विजय सिंह जी को, लोकतंत्र की ताकत का आपको एहसास हो जाएगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आज घबराहट देखिए। वो जो कह रहे थे कि घुटने तोड़ देंगे, आप कह रहे हैं कि आप अपने घुटनों पर वजन दे करके एक प्लेट रखूंगा और उसमें स्वल्प आहार रखा होगा आपके लिए, आप आइएगा। सनवर पटेल जी तो उन वीडियो को ही फेक बता रहे हैं। तो ये डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लोकतंत्र का ये डर कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगा। चलिए, लौटता हूं आप दोनों मेहमानों के पास। संदीप पौराणिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप साहब, दिग्विजय सिंह जितने धीरे धीरे वरिष्ठ होते जा रहे हैं, उनकी सियासी अदावत भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। वजहें इसके पीछे कई हो सकती हैं कि बीजेपी उनका पीछा क्यों पकड़ती है, या फिर दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान देते हैं कि वो खुद एक सुर्खी बन जाती है। बहरहाल आज के मुद्दे पर लौटूंगा, आपका कमेंट चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि क्या आपको दिग्विजय सिंह के इस जवाबी हमले में कुछ खास नज़र आता है, कोई सियासी रणनीति? देखिए, आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी कांग्रेस की बात होगी उसमें दिग्विजय सिंह एक बड़ा कद होंगे, एक बड़ा चेहरा होंगे। और मध्य प्रदेश की बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय सिंह होते हैं और दिग्विजय सिंह के निशाने पर बीजेपी होती है। जहाँ तक आपने बात कही अदावत की, तो दिग्विजय सिंह जी ऐसे मुद्दों पर अदावत या यूँ कहें लड़ाई किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें एक नई पहचान दिलाती है। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन अहिंसक तरीके से जीता गया, तो अब गांधी की बात कुछ ज़्यादा होने लगी है राजनीतिक दलों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जहाँ तक ये मसला है जो बयान वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी इस समय राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रमुख हैं देश के, लेकिन उनका मध्य प्रदेश का मोह भी है, इसे नहीं नकारा जा सकता। वर्तमान दौर में उनकी जरूरत राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा है, लेकिन वो उनका मध्य प्रदेश में प्रवास रहता है, हम देख रहे हैं पिछले 10 दिन से और आने वाले समय में। लेकिन इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि रामेश्वर शर्मा को दिग्विजय सिंह जी बड़ा नेता बना जाएंगे, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह जैसे कद का नेता एक पदयात्रा करेगा एक विधायक के घर तक, तो रामेश्वर शर्मा को एक नई पहचान मिल जाएगी और आने वाले समय में ये मसला बड़े गंभीर रूप ले लेगा। और 24 तारीख का मैं एक और बता दूं कि 24 तारीख के चुने जाने का एक मकसद है, क्योंकि उस दिन भोपाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आने वाले विधायकों की भी अपरोक्ष रूप से मजबूरी होगी वो दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हों, तो कांग्रेस इसके जरिए प्रदर्शन भी, शक्ति प्रदर्शन भी अपना कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
चलिए, कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और उन्हीं में से एक बात लेकर मैं सनवर पटेल साहब की तरफ लौटता हूं। बीजेपी प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर साहब, जैसा कि संदीप पौराणिक जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल सांसद हैं और यकीनन एक ऐसा कद रखते हैं मध्य प्रदेश के राजनीति में कि उनसे जो भी भिड़ेगा उसका कद अपने आप बड़ा हो जाएगा। आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से शायद दिग्विजय सिंह पर हमले भी इसीलिए बोले जाते हैं कि जवाब उधर से जरूर आएगा और सुर्खियां भी मिलना शुरू हो जाएंगी? देखिए सोहेल भाई, जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, तो 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के और पूरे प्रदेश में उनकी वो इमेज बनी कि पूरे बंटा ढार के कोई नायक थे तो वो दिग्विजय सिंह जी थे जी। तो इस कारण से दिग्विजय सिंह जी के आने से कोई बात होगी या किसी के कद को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा इस प्रकार से कोई। और इवन दिग्विजय सिंह जी खुद भी और उनकी पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं लेती है। दिग्विजय सिंह ने 2018 में ये कहा कि मैं जहां प्रचार करने जाता हूं तो कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं। अभी देख लीजिए आप, उपचुनाव में उनकी कितनी सभाएं कांग्रेस ने कराई। वो जहां गए वहां के विधायक छोड़कर चले गए। तो दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है। अगर वो इस प्रकार के बड़े नेता होते, वो जनता को प्रभावित करने वाले नेता होते, तो आज उपचुनाव में उनकी सभाएं 10-20 होती, लेकिन नहीं हुई। उनकी खुद की इसी भोपाल में वो 4 से 5 लाख वोटों के बीच चुनाव हारे हैं। 1-2 वोट से नहीं हारे, 1000-2000 से नहीं हारे, अभी हारे हैं। तो ये दिग्विजय सिंह जी की स्थिति है। और जैसा हमारे सम्माननीय मित्र मिथुन जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो हिंसा की बात करती है भारतीय जनता, देखिए सारे शब्द बिगड़ते हैं ना, वो कांग्रेस के लोगों पे बिगड़ते हैं। देखिए सारी मारपीट होती है वो कांग्रेस के लोग करते हैं। 20 फरवरी को कांग्रेस के दफ्तर में क्या हुआ, मिथुन भाई उसका जवाब देंगे। रीवा में मुकुल वासनिक जी के सामने आपस में किस प्रकार से सिरफटौल हुई, ये मिथुन भाई जवाब देंगे। इंदौर में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही थी, उस पर जो आंदोलन हुआ, उसमें किस प्रकार से कांग्रेसी लड़े जी, ये मिथुन भाई जवाब देंगे। तो ये सिर फुटअव्वल के काम तो कांग्रेसी आपस में ही करते हैं। और रामेश्वर शर्मा जी ने जो बात कही है कि हम तो स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अगर वो हमारे यहाँ आएंगे, रामधुन बजाएंगे तो उनका स्वागत करते हैं। ट्वीट पर भी है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा भी जब भी बोल बिगड़े हैं, कांग्रेस के नेताओं के बिगड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सुचिता की राजनीति करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने तो सदैव उल्टी सीधी बात कही है। राहुल जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मंदिर में लड़की को छेड़ने जाते हैं। शशि थरूर जी ने बोल दिया था कि शिवलिंग पर बैठे भिक्षु के समान है मोदी जी। मणिशंकर अय्यर जी ने कह दिया था कि मुगल अच्छे थे, भारत को उन्होंने अपना देश माना, वही अच्छे होते। सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में क्या बोला आपके सामने, बोको हराम से तुलना कर दी। ठीक। रशीद अल्वी साहब ने जय श्री राम के नारे लगाने वालों को क्या बोला है आपके सामने। ठीक। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरनौत जी ने क्या कहा है कि मुगल शासकों के काल में 20 से 30% जीडीपी होती थी, उनको आज भी मुगल ही अच्छे लग रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने ओसामा बिन लादेन के लिए क्या बोला था, हाफिज सईद के लिए हाफिज सईद जी बोला। तो बिगड़े बोल तो इनके होते हैं। कमलनाथ जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने पैंट और पैजामा पहनना भी नहीं सीखा था, मुझे भी समय दीजिए। तब नेहरू जी ने क्या कर दिया था। ठीक, चलिए बहुत सारे सवाल जी, बहुत सारे सवाल आपने उठा दिए। भाषा है ये बिगड़े बोल है, जवाब ले लिया। अभी कमलनाथ जी ने उपचुनाव में अहिरवार जी आपके तमाम सवालों को बड़े चलिए गौर से सुन रहे थे और मैं चाहूंगा वो जवाब रखेंगे। मिथुन साहब, कहना ये है सनवर साहब पटेल साहब का कुल मिलाकर कि बाहर से आए बयानों की जरूरत कांग्रेस के भीतर नहीं है। उनके भीतर से इतनी आवाजें उठती हैं कि वो वहीं पर 2-4 और गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नहीं, पहली बात तो इन्होंने ये की कि दिग्विजय सिंह जी रेलेवेंट ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जी कोई इतने बड़े, बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे पत्रकार साथी ने भी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो केवल दिग्विजय सिंह जी को टारगेट कर करके बड़े नेता बन जाते हैं। रामेश्वर शर्मा जी उसमें इंक्लूडेड हैं। और रही बात मारपीट की, तो यही वो रामेश्वर शर्मा जी हैं। सनवर पटेल जी, आपको याद होगा ये आलोक संजर जी सब सांसद हुआ करते तो कोलार में गए थे, दोनों के कुर्ते फटे थे। उस बात को भी हमने देखा है। हमने देखा है कैसे भारतीय जनता पार्टी किसानों को अपनी केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के नीचे कुचलवा देती है। हमने देखा है कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा में शामिल होते हैं। मेरी बात सुन लीजिए सनवर साहब, अभी तो शुरू किया मैंने, सिलसिलेवार जवाब देने दीजिए एक एक करके। अभी आपको काफी सुनना है, आपकी पार्टी ने जो जो किया है आपको सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए। आपका हिंसा
हिंसा का इतिहास है। सनवर आप साहब, तो गोडसे के उपासक लोग हैं, आपने तो गांधी का विरोध किया। गांधी का विरोध करने वाले गोडसे के उपासक जब गांधी का नाम लेते हैं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। पहली सनवर साहब बात। सुनिए। दूसरी बात ये ओसामा जी पर आ जाते हैं, ओसामा जी पर आ जाते हैं। अरे सनवर सुनिए साहब, सनवर साहब, मिथुन साहब, 60 साल में आपने स्वच्छता के लिए कोई काम किया? सनवर साहब, सनवर साहब, नहीं किया। सनवर साहब, देखिए महात्मा जब गांधी जी को पर किसी ने अमल सनवर किया, साहब, भारतीय जनता पार्टी जब ने किया। आपको बोलने का मौका दिया, पूरे स्टूडियो ने आपको बड़ी शांति के साथ सुना। मिथुन साहब को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। आपको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मिथुन जी, ओसामा जी से शुरू करते हैं। ओसामा को अगर जी कहना अपराध है तो सबसे पहले पी मुरलीधर राव जी पर कार्रवाई करिए, जिन्होंने एक हफ्ता पहले ओसामा जी का। अगर हाफिज को साहब कहना अपराध है तो रविशंकर प्रसाद जी पर कार्रवाई करिए। अगर जिन्ना को जी कहना अपराध है तो अमित शाह पर कार्रवाई करिए, जिन्होंने राज्यसभा में जिन्ना को जी कहा। आप खोखले लोग हैं जो राम की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं। उन श्री राम को यदि जीतन राम मांझी कह देते हैं कि वो काल्पनिक हैं, आपकी पार्टी का कोई बयान नहीं आता। उन श्री राम को अगर कह देते हैं, आपके संजय निषाद कह देते हैं कि श्री राम जो थे वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, आपके पार्टी का कोई बयान नहीं आता। जिन श्री राम की मां को आपके मंत्री गाली दे देते हैं, बिसाहू लाल जी, उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि चुनावी आपको सरकार बनानी होती है राम के नाम पर, और आपके पास कोई काम नहीं होता है अपना गिनाने के लिए। आज भी रामेश्वर शर्मा जी, जिनके नाम में राम, धन, ईश्वर तीनों चीजें हैं, वो राम और ईश्वर दोनों को याद नहीं कर रहे हैं, केवल धन को याद कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी को याद करके फिर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं किसी तरीके से। जो उनका विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर का पद गया है, ये कोई पहला बयान है? ये वही रामेश्वर शर्मा जी जो हैं, जो कहते हैं कि अपनी मौत से जितना डरते हो उतना मुझसे डरा करो। ये इनकी अहिंसा की राजनीति है, इनकी गांधी की राजनीति है। ये वही रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं जो सिंधी समाज के लिए टिप्पणी की थी, मैं यहां बोल नहीं सकता। उन्होंने राजपूत समाज की बेटियों के लिए जो बात की थी वो बोल नहीं सकता। और आपने तो ब्राह्मण और बनिया समाज की, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसका आपने अपमान नहीं किया? उसके कौन से ऐसे ईश्वर है जिनका आपने अपमान नहीं किया? और उसके बाद आप लोग राम और गांधी की बात करते हैं। आप गोडसे के उपासक लोग, आपकी सच्चाई जनता के सामने रखेंगे। और फिर चुनौती देता हूं, घुटने तोड़ सकते हो तो तोड़ के दिखाइएगा, मान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों पर कायम रहती है। चलिए, इस चर्चा में जो गर्माहट आ रही है उससे कुछ देर के लिए एक ठंडी हवा का झोंका देते हैं। संदीप पौराणिक साहब के साथ चलते हैं। संदीप साहब, राजनीति में जो लोग इतने लंबे वक्त से टिके हुए हैं, चाहे वो रामेश्वर शर्मा जी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, हम उन्हें कोई जूनियर नेता की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये लोग इतने परिपक्व नेता हैं, ये जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर क्या होंगे। क्या लगता है आपको, क्या सियासी बयानबाजी बहुत सोच समझ कर दी जाती है, लेकिन डिलीवर इस तरह से किया जाता है जैसे सब कुछ अनजाने में हो रहा है? क्या बयानों की भी अपनी राजनीति होती है? देखिए, आप ये मान के चलिए सोहेल भाई कि बयान भी दिए जाते हैं राजनीतिक आधार पर। नफ़ा नुकसान देखा जाता है हमेशा। आपको अगर अपनी पहचान बनाना है राजनीति में तो आपको ऐसे बयान देने पड़ेंगे जो दीगर लोगों से हटकर हों, क्योंकि वो चर्चाएं कब मिलेगी आपको? आप सामान्य बयान दे देंगे तो सामान्य बयान आपको चर्चाएं नहीं दिला सकते हैं। और राजनेता अपने को सफल तभी मानता है जब उसकी चर्चा होती है। काम की नहीं चर्चा कोई करता, बयान की चर्चा कराते हैं लोग। हम तमाम नेताओं को देख लें, क्या हम कभी ये कहते हैं कि इस नेता ने ये काम बहुत नेक किया था, या उसका कोई उदाहरण हमारे सामने होता? उनका बयान हमारे लिए एक उदाहरण बन जाता है, क्योंकि नेताओं को काम से ज्यादा अपनी बात से मतलब है। तमाम नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बयानों के कारण ही वो राजनीति में हैं आज। बाकी उनने जनाधार खो दिया है, जनता उनके साथ नहीं है, पार्टी के लोग उनके साथ नहीं हैं, लेकिन बयान उन्हें नेता बनाए रखती है। दुर्भाग्य हमारे यहाँ राजनीति में ये बड़ा है कि जो काम करते हैं वो शांत रहते हैं, जो काम नहीं करते वो बात कह के और बयान दे के चर्चाओं में वो सुर्खियां बनते हैं। चलिए, इस आपकी जो अंतिम शब्द हैं और अंतिम आपके वाक्य हैं, इसी पर मैं दोनों मेहमानों से जवाब लेता हूं। सनवर साहब, क्या बयान वाकई सस्ती लोकप्रियता है, अच्छी लोकप्रियता है, सियासी राजनीति है, या फिर मुद्दों से भटकाकर बयानों के ऊपर सब कुछ केंद्रित करने की राजनीति है? क्या सोचते हैं सनवर पटेल साहब निजी तौर पर इस पूरी राजनीति? देखिए सोहेल भाई, ये जो हमारे संदीप जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके सब शब्दों पर हम गौर से सुनते हैं, उन पर ध्यान भी देते हैं जी। लेकिन सबका अपना अपना सोच होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब काम करने निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन अपने सक्रिय मोड में होती है, काम करती है। आप देखिए, आपके ही डिबेटों में ये लोग विषय बनाते हैं और बोलते हैं अरे साहब ये बैठक क्यों रही। ये भाजपा की शैली है बैठक होना।
अभी हमारे उपचुनाव खत्म हुए हैं और अगले आम चुनाव 230 जहां होने हैं उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। गांव गरीब किसान के लिए हम लोग कैसे काम करें, उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारें। अभी देखिए आप, जनजाति भाइयों बहनों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं चालू की जी, उनका सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अब भारतीय जनता पार्टी तो रात दिन जब काम करती है, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय बोर्ड में रहती है, तो भाजपा को इस प्रकार के काम की जरूरत नहीं लगती जी। लेकिन जो लोग ट्वीट के माध्यम से, जो लोग बयान देकर सिर्फ चर्चाओं में रहना चाहते हैं, जनता के बीच आना नहीं चाहते, उनको जरूर ये करना होता है कि हम बयान दें और बयान के माध्यम से चर्चाओं बने रहें। जी। तो ये कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है और किस प्रकार से सुशासन दिया जाए, जहाँ सरकारें हैं, जनता को किस प्रकार से भला हो, जी, हम कैसे पिछड़ों को आगे लाएं, ठीक, ये हमारा मूल उद्देश्य है, जिसको हम लोग अंत्योदय बोलते हैं। हमारा नारा है अंत्योदय। ठीक, इसके लिए भाजपा काम जी, करती है। ठीक। चलिए मिथुन साहब, मेरे पास समय बहुत कम है, आखिरी मिनट में है मेरा प्रोग्राम। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि बयानों की राजनीति अलग है? जो बयान रामेश्वर शर्मा ने दिया वो उसे एक बयान के तौर पर ही देखिए, और दिग्विजय जो करने जा रहे हैं वो भी बयान के तौर पे देखिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि उस दिन घुटने किसी के नहीं टूटेंगे। नहीं, देखिए बात दरअसल ये है कि दिग्विजय सिंह जी जिस कद के नेता हैं उनको बयान देने की जरूरत नहीं है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, और ये पहली बार नहीं है। रामेश्वर शर्मा जी ने पहले भी दिग्विजय सिंह जी को बहुत चुनौती दी। विश्वास सारंग जी रोज बोलते हैं, कई नेता रोज बोलते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी पलट के जवाब नहीं देते क्योंकि वो उनको जवाब देने लायक नहीं समझते। इस बार इसलिए जवाब दिया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ता की बात की, और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता की बात होगी, हमारा हर नेता सीना तान के खड़े हो जाएगा, जितने डंडे हो तोड़ लो, यहां की पुलिस लगा लो, केंद्र की लगा लो और तोड़ करके दिखाइएगा। कल तो चुनौती दी है 24 तारीख को दिग्विजय सिंह जी ने। इस देश में जहां भी संविधान खतरे में आएगा, सीना तान के कांग्रेसी खड़े होंगे जनता के साथ में। और जो काम की बात करते हैं, पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन के नाम पे कारनामे कर रहे थे, कल माफी मांग करके अपने बिलों को वापस ले लेते हैं। ये इनका किया हुआ काम है। इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये इनका काम है। सबसे ज्यादा महंगाई है, ये इनका काम है। सबसे ज्यादा दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये इनका काम है। इस काम को ये करते रहे और हम अपना लोकतांत्रिक काम करते रहेंगे, जनता की आवाज को सामने रखते रहेंगे। जितने डंडे हो तोड़ लेना, जितने घुटने तोड़ सकते हो। मिथुन साहब, सनवर साहब, बस समय अब इजाजत नहीं देता कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सनवर साहब, ऑडियो डाउन कर लीजिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सनवर पटेल साहब आपका, मिथुन अहिरवार साहब आपका, और संदीप पौराणिक साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में इस बहस में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा IAS अफसर राजीव शर्मा के साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।